बंटवारा बंटवारा दिलों का हो गया बंटवारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और आप देख रहे हैं 4 टाइम न्यूज़। आज का हमारा मुद्दा थोड़ा अलग है, थोड़ा जुदा है, जिसकी चिंगारी बाहर कम दिखाई देती है लेकिन अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा होता है। हम बात करेंगे उस युद्ध की जो अदालतों के गलियारों से लेकर गांव की चौपालों और अब तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लड़ा जाने लगा है। मुद्दा है पैतृक संपत्ति के बंटवारे का। ये वो बंटवारा है जिसमें ज्यादातर एक गोली भी नहीं चलती लेकिन जुबानों की तोपें गरजती हैं। अदालतों के जज झुंझलाते हैं और चाय की दुकान पर बैठा हर बुजुर्ग वकील बन जाता है और जो बहरे कल तक कुछ नहीं बोलती थीं वो अचानक ही वकीलों से नोटिस भिजवाने लगती है। बंटवारे की पहली सीढ़ी होती है कागजों का जाल। हर परिवार में एक चाचा जरूर होता है जो कहता है हमने तो पिताजी की बहुत सेवा की है, हमें कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। अब यहाँ विज्ञान फेल हो जाता है क्योंकि सेवा का कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि छोटे भाई ने कभी कुछ किया ही नहीं और छोटा सोचता है कि उसे हमेशा दबाया गया है और पिताजी की सेवा करते करते उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। हमारे समाज में भाईचारा बहुत मजबूत होता है जब तक कि दादा परदादा की जमीन जायदाद का मसला नहीं उठता। जैसे ही कोई पुश्तैनी मकान, खेत, गहने या दुकानों का नाम दिया जाता है तो पूरा परिवार दो गुटों में बंट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी चुनाव से पहले पार्टी में फूट पड़ती है। एक तरफ हम में बाप दादा की सेवा की गुट होता है तो दूसरी तरफ हम भी वारिस है संगठक होता है। देखिए, हमने बचपन से इस घर की देखभाल की है लेकिन दादाजी ने कहा था कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। यही वो तर्क वितर्क होते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा लेते हैं। लोकतंत्र में भले ही हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है लेकिन पारिवारिक लोकतंत्र में अधिकार देने का काम बड़े भाई साहब या चाचा लोग तय करते हैं। अब बात पंचायत की। पंचायत में वही लोग होते हैं जो खुद अपने परिवार की जमीन के झगड़े सुलझाने में असफल होते हैं लेकिन वे यहाँ फैसला सुनाते हैं। एक फूफा जी होते हैं जो कहते हैं अरे पिताजी की आत्मा को दुखी मत करो, मिल बांट कर ही खा लो। अरे बड़े भैया को ज्यादा मिलना चाहिए, उन्होंने माँ बाप की सेवा की है। छोटे भाई को नहीं दोगे तो क्या पराया कर दोगे? अरे बेटियों को क्यों दे रहे हो, वे तो पराए घर चली गई हैं। ये सुनकर बेटी भी रौद्र रूप धारण कर लेती है। क्यों, हम क्या आसमान से टपके थे? ये बहन उठती है और गुस्से में यही कहती है। इसी दौरान बुआ जी को भी गुस्सा आ जाता है। वे अब तक चुप थीं लेकिन अचानक कहती हैं बेटा अब तो हमें भी हिस्सा चाहिए। इसी दौरान अचानक सबको पुरखों की स्मृतियाँ याद आने लगती हैं। वे कहानियाँ सुनाने लगते हैं कि ये वही जगह है जहाँ बाबा बैल बांधा करते थे, चाय पिया करते थे, बैठक में दूसरे परिवारों के बीच समझौता कराया करती थी। बंटवारे की लड़ाई में सबसे अहम होता है कागज। जिस भाई के पास दादाजी का लिखा फला कोई कागज होता है या हस्तलिखित कोई दस्तावेज होता है वही राजा बन जाता है। पुरानी अलमारी से निकले किसी आधे जले कागज पर लिखा होता है यह दुकान छोटे बेटे के नाम होगी, तो बड़ा बेटा हार जाता है। भले ही उसने दुकान चलाने में अपनी पूरी जवानी झोंक दी हो लेकिन ये एक कागज उससे सब कुछ छीन लेता है। परिवार में कोई पढ़ा लिखा वकील हुआ
तो वो दोनों पक्षों को भ्रम में डालकर खुद मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है। और अगर गलती से कोई सरकारी बाबू या पटवारी बन गया तो उसकी कलम का जादू ऐसा होगा कि वो पैतृक संपत्ति के नक्शे को ही बदल कर रख देगा। अब पंचायत से हल अगर नहीं निकलता है तो मामला पहुंचता है कोर्ट। कोर्ट में सबसे पहले क्या होता है, तारीख पर तारीख। पहले तारीख आती है, फिर वकील की फीस बढ़ती है और फिर नया कानून आ जाता है जो कहता है अब संपत्ति का बंटवारा ऐसे नहीं ऐसे होगा। इधर छोटे भाई को वकील समझाता है, भाई साहब आपको दबाया जा रहा है, बने ही 50 साल लग जाए लेकिन आप इंसाफ जरूर लेकर रहना। अब बात पैसे की नहीं इंसाफ पर ला दी जाती है। वकील की बातें सुनकर वे भाई भी अपने बड़े भाई को आंखें दिखाने लग जाते हैं जो कभी उनके सामने मुंह तक नहीं खोलते थे। बड़े भाई से छुट्ट हो चुका छोटा भाई कुछ इस तरह कहता है कि अगर मैं नहीं खा पाया तो किसी को खाने भी नहीं दूंगा। और ये बात वो उस शख्स के सामने बोलता है जिससे उसको पता है कि सामने यानी उसके बड़े भाई या छोटे भाई तक पहुंच जाएगी ये बात, क्योंकि इस दौर के आते आते ये परिवार के झगड़े जो है इतने बढ़ जाते हैं कि बोलचाल बंद हो जाता है। यही नहीं, इंसाफ की कुर्सी पर बैठे जो जज हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने परिवार के केस में उलझे रहती है और उनका केस भी किसी दूसरी अदालत में विचाराधीन होता है। अब संपत्ति का बंटवारा हर घर में होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैतृक संपत्ति में सिर्फ झोपड़ी नुमा मकान है या फिर अरबों की संपत्ति। और गरीबों और अमीरों के बंटवारे वाले लोकतंत्र को समझना भी जरूरी है। गरीब का मामला बड़ा दिलचस्प होता है। घर में कुल मिलाकर एक झोपड़ी होती है, एक पुराना खटारा सा साइकिल होता है, माँ की कुछ बची हुई चूड़ियाँ और टूटे फूटे बर्तन होते हैं। मगर बंटवारा ऐसा होता है मानो दादाजी के नाम स्विट्जरलैंड में अकाउंट है। अमीरों के बंटवारे की अगर बात करें तो यहाँ पर बात पैसे की ही होती है, लेकिन ब्रांड वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाता है। पापा के नाम कौन सा ब्रांड था, इसको कौन चलाएगा, उनके पुराने कपड़े कौन रखेगा और मीडिया में किसे ज़्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए। किसी घर में बंटवारा एक बार में हो गया हो, ऐसे मामले बिरले ही आते हैं। अगर बंटवारा हो भी जाता है तो अगले 10 साल या कई सालों तक एक के बाद एक अदालतों में अपीलें चलती रहती है। हमें कम मिला, हमें न्याय चाहिए कहकर लोग पीढ़ियों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती है। अगर मामला कोर्ट में नहीं भी गया तब भी ये मुद्दा हर उस जगह उछलेगा जहां नातेदार रिश्तेदार एकत्रित होंगे और तब तक परिवार में बे भाई जो एक दूसरे के साथ खड़े हुआ करते थे बटे बटे से दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि किसी घर में बंटवारे सिर्फ संपत्ति के ही नहीं होते हैं बल्कि रिश्ते, भावनाएं और यादें भी खंड खंड हो जाती हैं। दादाजी और पिताजी के पुराने घर, जमीन, पैसों से लेकर हर उस चीज़ पर दावा ठोका जाता है जिससे उनके बच्चों को आर्थिक फायदा हो सके। कई इंसानों और महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म दिया है। इस पैतृक संपत्ति या विरासत के लिए उन्होंने अपनों से ही जंगें लड़ी हैं, फिर वे अगली पीढ़ी के लिए यही संपत्ति लड़ने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस बंटवारे का संयुक्त समाधान आज तक नहीं खोजा जा सका है। कानून ने भी इस मामले में इतनी गांठें बांध दी है जिसे खोलते खोलते पीढ़ियां बदल जाती है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करिएगा। इसके साथ ही अगर आपके भी कोई इसी तरह के अनुभव है तो हमारे साथ शेयर करिएगा और हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके की दूसरी एक और ख़ास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।